भोपाल से जहां डबल मर्डर मामले की बात सामने आई है, जहां पर एएसआई ने पत्नी और उसकी बहन की हत्या कर दी। दरअसल पत्नी और साली की हत्या के मामले में सनसनी इस वक्त पूरे इलाके में। चाकू से गोदकर पत्नी की और साली की हत्या का आरोप लगा है। दरअसल मंडला में पदस्थ ये एएसआई बताया जा रहा है। एक कमरे में शव बरामद हुए हैं। मंडला में पदस्थ है एएसआई और हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें अपनी पत्नी और साली की हत्या का उस पर आरोप है और कमरे में चाकू से गोदकर हत्या किए जाने का आरोप है। भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। डबल मर्डर से पूरे इलाके में सनसनी है। दरअसल एएसआई ने पत्नी और अपनी साली की चाकू से गोदकर हत्या कर दी और मंडला में ये एएसआई पदस्थ बताया जा रहा है। और हत्या के बाद कमरे में ही शवों को पाया गया। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर अभी तक कोई कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। क्या वजह इसके पीछे, हत्या के पीछे की हो सकती है, फिलहाल इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। आपको बता दें कि एक एएसआई जिसके ऊपर पत्नी और साली की हत्या का आरोप है, फिलहाल वो कहां है और हत्या की वारदात को किन परिस्थितियों में अंजाम दिया गया, क्या इसके पीछे कारण हो सकते हैं, ये सभी विषय अभी जांच के हैं। और डबल मर्डर से पूरे इलाके में सनसनी है। एएसआई ने पत्नी और साली की हत्या कर वो फरार है अभी और डबल मर्डर से पूरे इलाके में सनसनी है। पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। रमाकांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। रमाकांत, आखिर क्या है ये पूरा मामला? जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ डबल मर्डर से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है और एक एएसआई ने अपनी पत्नी और साली की हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि एएसआई के हत्या करने और उसके घर में आने जाने के सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लगे हैं। और ये एएसआई जो है मंडला के किसी थाने में पदस्थ था, यहाँ से छुट्टी लेकर ये आया और आज सुबह ही घर में जो है इसने अपनी पत्नी और साली की हत्या कर दी है। और हत्या के पीछे जो वजह सामने आ रही है, कुछ घरेलू विवाद इनके बीच में चल रहा था, इनमें अनबन बनी हुई थी और लगातार पिछले 15 दिनों से भी इनके बीच फोन पर जो बातचीत हो रही थी उसमें भी झगड़े और कलेश की बातें सामने आई हैं। जिसके बाद ये एएसआई जो है छुट्टी लेकर आया और उसने यहाँ आके इस डबल मर्डर को अंजाम दे दिया है। इसके बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैली है। पुलिस और फॉरेंसिक की टीम भी यहाँ पहुंची हुई है, डॉग स्क्वाड भी यहाँ मौजूद है और पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है, वजह तलाशने की कोशिश कर रही है कि आखिर किस तरीके से इस डबल मर्डर को अंजाम दिया गया है। आप इस वक्त मौका वारदात पर ही हैं रमाकांत, अगर आप संभव हो सके तो आसपास की कुछ तस्वीरें भी दिखाइए कि वो एंट्रेंस कहां से है, किस फ्लोर पर वो लोग रहते थे और पुलिस अब क्या कह रही है इस मामले में? जी, मैं आपको बिल्कुल अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाए आपको कि यहाँ इस वक्त किस तरह से जो है वो पुलिस की मौजूदगी है और कार्रवाई चल रही है। ये एक मल्टी है जिसमें ये लोग सेकंड फ्लोर पर रहते थे, वहाँ पुलिस और फॉरेंसिक की टीम वहाँ पहुंची हुई है और लगातार इस बात की तस्दीक और जांच की जा रही है कि आखिर ये कैसे आया और हत्या को अंजाम देने के बाद कैसे फरार हो गया। योगेश मराबी जो है वो अभी फरार बताया जा रहा है और पुलिस उसके भी सर्विलांस रिकॉर्ड पर डालकर चेक कर रही है कि किस तरह से उसने डबल मर्डर को अंजाम दिया है। पुलिस के अधिकारी लगातार यहाँ मौजूद हैं और पूरी जांच और पड़ताल यहाँ पर लगातार की जा रही है। आप देखेंगे कि ये जो है प्रभात चौराहा इलाका है भोपाल का, जिस पर एक छोटी सी मल्टी मार्केट के बीच में बनी हुई है। इसके सेकंड फ्लोर पर ही जो है वो हत्या हुई है और पत्नी और साली की हत्या करने के बाद आरोपी योगेश मराबी। रमाकांत, क्या दोनों के शव अभी भी मल्टी में ही मौजूद हैं, फ्लैट के अंदर ही मौजूद हैं या फिर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है? कब इस बात का खुलासा हुआ कि यहां पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है? जी, दोनों मृतकों के शव अभी यहीं मौजूद हैं और उसके बाद इनको यहां से पुलिस जांच के बाद लेके जाएगी पोस्टमार्टम कराने के लिए। और हत्या का खुलासा जो है सुबह हुआ जब इनकी मेड यहां पर आई थी और मेड ने जब दरवाजा खटखटाया और गेट नहीं खुला है, उसके बाद उसने आसपास के लोगों को बताया कि और पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके बाद गेट खोला और यहाँ 2 लाशें बरामद हुई पुलिस को। इसके बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। बिल्कुल। और जो आरोपी है, आरोपी के बारे में क्या डिटेल मिल पा रही है? क्योंकि वो एएसआई थे और पुलिस अब जांच कर रही है, तो वो कहाँ का रहने वाला था? परिवार की और लोगों के बारे में डिटेल, क्या परिवार के अन्य लोगों को भी इस बारे में पता चला है या इतने ही लोग थे परिवार में?
जी, परिवार में फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है वो यही था कि इसकी पत्नी और साली यहाँ जो है वो रेंट पर रहते थे इसी मल्टी में, और इनके बीच में आपस में कोई घरेलू कलह या झगड़ा बना हुआ था, जिसके चलते लगातार पिछले 15 दिन से फोन पर भी इनकी अनबन हो रही थी। और जब एएसआई आज छुट्टी लेके आया तो वो सीधे घर आया, उसके आने और जाने के फुटेज भी सीसीटीवी में मौजूद है, और हत्या करने के बाद वो जो फरार हो गया है उसकी जानकारी भी पुलिस जुटा रही है। फुटेज में टाइमिंग पता चल पाई क्या दुबे जी? तलाश टाइमिंग का पता चल पाया क्या फुटेज में कि कितने बजे वो आया, और जब वो निकल रहा था तो उस वक्त क्या समय हो रहा था, तो उस बीच कत्ल का समय से अंदाजा लगे? जी, जो टाइमिंग सामने आ रही है उसके मुताबिक जो है आरोपी सुबह 7 बजे के आसपास यहां से फरार हो गया। जब 9 बजे के आसपास उनकी मेड आई और दरवाजा नहीं खुला, तब उन्होंने जो है पुलिस और आसपास के लोगों को जानकारी दी इस बात की कि भाई ये दरवाजा जो है अंदर से बंद है और नहीं खुल रहा है। तो पता नहीं किस तरीके से दरवाजा जो है अंदर से लॉक हो गया और उसको खोला गया। जब पुलिस की मौजूदगी में आके यहाँ तोड़ा गया तो यहाँ पर 2 लाशें बरामद हुई हैं, जो एक एएसआई योगेश मराबी की पत्नी और उसकी साली की बताई जा रही है। जी, और योगेश के परिवार में कौन कौन, उसके माता पिता या और अन्य किसी की जानकारी जो यहाँ भोपाल में रहते हो या कहाँ रहते हैं, इस बारे में कुछ पता चल पाया क्या? जी, अभी जो पता चला है वो यही पता चला है कि इसी का परिवार, पत्नी और साली यहाँ रहती थी, और योगेश मराबी जो है मंडला के किसी पुलिस थाने में पदस्थ था एएसआई के पद पर, जो छुट्टी लेकर आया था यहाँ और हत्या करने के बाद से फरार बताया जा रहा है। पुलिस बाकी चीजों की पड़ताल कर रही है और उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश अभी की जा रही है। क्योंकि रमाकांत, शक इसलिए भी जाता है कि अगर वो मंडला में पदस्थ था तो वो फैमिली को लेकर मंडला में क्यों नहीं रह रहा था, भोपाल में यहाँ पर उसका परिवार क्या, तो इससे भी अंदाजा लगता है कि ये क्या पारिवारिक विवाद की वजह से स्पष्ट हो जाती है। हालांकि ये बात भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है कि पारिवारिक विवाद था तो कब से ये विवाद चल रहा था, क्या आसपास के प्रत्यक्षदर्शियों ने कुछ देखा इस विषय में, या कभी कोई ऐसी अजीब बात महसूस की हो उस फैमिली के बारे में जो यहाँ रह रही थी? जी, हमने आसपास के कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश की थी, जिनका साफ कहना था कि परिवार जो है वो पूरे शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ रहते थे और 2 ही लोग उस फैमिली में थे, योगेश की पत्नी और साली यहाँ रहा करती थी, और ये जो है पुलिस में पदस्थ था, इसलिए वो लोग ज्यादा, आसपास के लोग भी ज्यादा इन लोगों से बातचीत नहीं रखते थे, अपने खुशहाली से रहते थे। लेकिन अंदरूनी वजह क्या थी, क्यों अनबन थी इनके बीच में, शायद योगेश का वहां पदस्थ होना और परिवार का यहाँ रहना भी एक बड़ी वजह के तौर पर सामने आ रहा है इसमें, कि वो परिवार को यहाँ क्यों छोड़ के रखा हुआ था, जबकि वो इस तरीके से पूरी तरह सक्षम था कि फैमिली को अपने साथ रखता। आखिर कोई न कोई घरेलू विवाद या वजह रही होगी जिस वजह से उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया और डबल मर्डर। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे आपके पास। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये पूरा सनसनीखेज मामला भोपाल से सामने आया। और अब बढ़ते आगे, अगली खबर, रायपुर में दिव्यांग संघ ने जोरदार प्रदर्शन किया। दरअसल फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट से नौकरी लिए जाने का विरोध किया गया है। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर दिव्यांग संघ ने प्रदर्शन किया। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर बड़ा प्रदर्शन, टिकरापारा साहू भवन में पुलिस ने संघ को रोक दिया। दरअसल दिव्यांगों में भारी गुस्सा है इस बात को लेकर, और आज सरकार को ज्ञापन सौंपने वाले थे ये सभी। दीदी इधर दिखाओ, इधर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हिंसा के विरोध में राजगढ़ में हिंदू समाज ने बंद का आह्वान किया। बाजार बंद कर हिंदू समाज के लोगों ने एक रैली का आयोजन किया और रैली में जमा हुए हिंदुओं ने 100 फीट ऊंचाई पर भगवा लहराकर भारत को हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर दी। जिले से हिंदू राष्ट्र घोषणा, हिंदू राष्ट्र घोषित हो, ऐसी पहल हमने की है। हमारा पूरा हिंदू समाज आज एकत्रित हुआ है जिला मुख्यालय पर, और हमने भगवा ध्वज यहाँ लहराया है, और ये पूरे भारतवर्ष में हिंदू राष्ट्र घोषित होने की पहल शुरू हो गई है राजगढ़ जिले से। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हिंसा का सीहोर में भी विरोध जारी है। सीहोर बंद के साथ ही सकल हिंदू समाज, संत महात्माओं और व्यापारियों ने बाल विहार मैदान से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। कलेक्ट्रेट पहुंचकर लोगों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध दर्ज कराया।
और अत्याचार का विरोध हरदा में भी देखा जा रहा है। हिंदू समाज ने बंद का आह्वान किया और इसके बाद नेहरू स्टेडियम में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति हो रही हिंसा और अन्य जघन्य अपराध रोके जाने की केंद्र सरकार से मांग की गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में सकल हिंदू समाज का आज विरोध प्रदर्शन हरदा में है, जिसमें हजारों की संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं। संत समाज भी इसमें भागीदारी कर रहा है और इस पूरी घटना की निंदा भी वहाँ पर कर रहा है जो बांग्लादेश में हो रही है। अभी हमारे साथ मौजूद है महाराज श्री बताएं आज किस तरीके से यहाँ विरोध किया जा रहा है। और हाँ, मैं महंत ओंकार दास काठिया बारा भाई डांडिया खालसा निर्वाणी हनी से अंतर्गत आता हूँ और यहाँ भादो गाँव गंजाल हरदा जिले गाँव में रहता। अभी ये जो बांग्लादेश हाँ, यहाँ हमारे यहाँ क्या है कि जो बांग्लादेश है हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर हमारे मंदिरों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, तोड़ फोड़ किए जा रही है, आगजनी की जा रही है, हमारी माँ बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। वहाँ के आतंकवादी हैं जो मुसलमान लोग वह अनेक प्रकार से अत्याचार कर रहे हैं। उसके विरोध में हम हिंदुस्तान के जो सनातनी हैं हिंदू हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि उस पर कड़े कदम उठाकर उस अत्याचार सख्त कदम उठा करके और तुरंत बंद कराया जाए। ये अपील करने के लिए और ये मांग करने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और ये हम यहाँ से और घंटाघर तक मार्च निकाल रहे हैं। आप भी यहाँ शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर हरदा के अंदर बांग्लादेश में जो हिंदू के ऊपर अत्याचार है उसको लेकर यहाँ पर पूरा हिंदू समाज इकट्ठा हुआ है। संत लोगों का आशीर्वाद यहाँ पर और बहुत बड़ी तादाद में पूरा हरदा यहाँ पर है, बाजार पूरा बंद है यहाँ पर। और जान से मारने की धमकी के बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान सामने आया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि मेरे बयान को गलत समझा गया और मेरा बयान संभल को लेकर था न कि पंजाब को लेकर। मेरे बयान को दोबारा सुना जाए। हिंदू सिख भाई भाई। बता दें कि पंजाब के खन्ना के रहने वाले एक शख्स ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को खामियाजा भुगतने की धमकी दी है और सोशल मीडिया पर लिखा, बाबा ने पंजाब में माहौल खराब करने की कोशिश की, ऐसा आरोप उन पर लगाया इस शख्स ने। और उसका कहना है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हरमंदिर साहब को लेकर जो बयान दिया था जिससे माहौल खराब हो रहा है। मीडिया द्वारा पता लगा कि जान से मारने की जो धमकी दी, सरदार हमारे सिख हमारे भाई हैं, हमारा परिवार है, उनकी हमको गालियां भी स्वीकार हैं, तालियां भी हमको स्वीकार हैं, उनकी धमकियां भी स्वीकार हैं, उनका प्यार भी हमको स्वीकार है, पर उनका समझने में थोड़ा सा भेद हो गया, इसलिए उन्होंने इस प्रकार के शब्दों को बोला है। पर हम नहीं चाहते कि हिंदू और सिख दो अलग अलग हो जाएं, क्योंकि हर मंदिर साहब के प्रति हमारी स्वयं की निष्ठा है और हम स्वयं अमृतसर जाकर के उन गुरुओं की पावन नगरी में गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर, इनके प्रति हमारी अपार श्रद्धा और निष्ठा है, गुरु परंपरा के प्रति हमारी निष्ठा है। तो हम स्वप्न में भी किसी भी प्रकार की इस बात को बोलना तो ठीक है, विचार भी नहीं कर सकते। और कोंडागांव से बड़ी खबर, जहां नक्सलियों के खिलाफ केशकाल पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि मारगांव पहाड़ी पर 3 आईईडी बरामद किए गए हैं। सर्च पर निकले जवान नक्सलियों के निशाने पर थे और इन जवानों ने 2-2 किलो के 3 टिफिन बॉम्ब्स बरामद किए। मौके पर ही तो आप देखिए इंटेंसिटी धमाके की कितनी जबरदस्त है, जहां बीडीएस की बस किया है और ये गूंज, ये धमाका जो आवाज से ही दहला दे और इसकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा थी। और विवेक श्रीवास्तव मुझसे बात करेंगे। विवेक, ये कब टीम को पता चला यहाँ पर आईडी प्लांट किया हुआ है, कितने आईडी थे और कितना उसका कितना वजन था और क्या कुछ है डिटेल्स? ये लगा था जिस तरीके से जिले में नक्सलियों के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है और जो कांकेर में जिस तरीके से पुलिस ने लगातार नक्सलियों के खिलाफ सफलता हासिल की है, तो नक्सली लगातार क्षेत्र बदल रहे हैं और जवानों को निशाने पर लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो नक्सलियों के खिलाफ अभियान जो चल रहा था, सर्चिंग अभियान, जिसमें केशकाल की पुलिस की टीम
जवानों के साथ में सीमावर्ती क्षेत्र धनौरा और मालगांव के पहाड़ियों की तरफ में सर्चिंग पर निकली थी। तो शाम को करीब 4 बजे, कल शाम की बात है, ये शाम को 4 बजे जवानों ने सर्चिंग के दौरान तार को देखा। उसके बाद उन्होंने जब तार को सर्च किया तो वहाँ पर 3 आईडी बम लगे हुए थे। तो 2-2 किलो के तीनों आईडी बम थे जो जवानों के रास्ते पर लगाए गए थे। समय रहते जवान उस आईडी को देख लिया, अन्यथा कोई बड़ा हादसा हो सकता था। तो ये कहा जा सकता है कि नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। जी विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए, और इस पूरे विषय पर डिटेल्स आगे हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो देखिए, धमाके की जो आवाज़ है, ये कितनी तेज़ आवाज़ है, जिसकी इंटेंसिटी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आसपास के लोगों को भी इस धमाके से ज़रूर वे सहम गए होंगे। और बढ़ते हैं आगे, अब फटाफट अंदाज में 100 खबरें दिखाते हैं आपको।